झारखंडियत कौन है आज के डेट में? आखिर झारखंड किसका है? झारखंड बने 25 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी देखा जाए झारखंड में अति पिछड़ा राज्य के में आता है। तो ये इसका मूल कारण क्या है आपकी नज़र में? एक तरफ आपको कहना है कि लोग कैसे कहते हैं कि झारखंड दूसरा सबसे बड़ा गरीब राज्य है, लेकिन झारखंड सरकार के ही एक मंत्री बार-बार कई मीडिया में ये कहते हुए नज़र आए कि झारखंड बहुत गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है। इसके बावजूद भी अगर हम इतना कुछ कर रहे हैं तो बहुत बड़ा उपलब्धि है। क्या झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों में सुरक्षित है, या कोई नया चेहरा जो आने वाले समय में झारखंड को एक नई दिशा की ओर लेकर जा सकता है? जैसे कि अगर आपसे सरल भाषा में समझा जाए तो हेमंत सोरेन ने क्या साबित किया है, किस तरह से साबित किया है? कौन कौन सी उपलब्धि उनकी जो अगर गिनाया जाए, आप गिना सकते हैं? 5 साल एक बहुत बड़ा समय होता है किसी मुख्यमंत्री को अपने राज्य को सुधारने के लिए। यहाँ तक देखा जाए कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत न शिक्षा व्यवस्था सुधार पाए, न स्वास्थ्य की व्यवस्था को सुधार पाए, और क्राइम तो हर दिन कहीं ना कहीं गोली चल रहा है, बम चल रहा है। आज भी धनबाद में गोली चला है। विरोधी एक जगह कहते हुए नजर आए कि सरयू नहीं चाहते हैं झारखंड में विकास हो, इसलिए क्योंकि वो जनता दल यूनाइटेड से विधायक हैं और नीतीश कुमार उनके साथी हैं, और नीतीश कुमार के गठबंधन की सरकार केंद्र में है। तो 1,36,000 जो खनिज संपदा की रॉयल्टी है वो क्यों नहीं दिला दे रहे हैं झारखंड सरकार को, जिसमें काफी जो निम्न स्तर के लोग हैं उनको लाभ मिले। मित्र राजनीतिक में बाद में बने आपके शत्रु और रघुवर दास एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में वापस आ गए हैं। तो क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में, आने वाले जो भी चुनाव में इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और क्या झारखंड में फिर से सरकार बना पाएगी? 24 के लोकसभा चुनाव में आपने माफिया की लगातार जिक्र कर रहे थे। उस समय एक आप ही के विरोधी सोशल मीडिया पे लिखे थे कि आप माफिया की जिक्र कर रहे हैं, आप खुद राजनीति के माफिया हैं। इससे क्या कहेंगे आप? नमस्कार, मेरा नाम रवीश तिवारी है और आप एसआर प्राइम न्यूज देखना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद है धनबाद के सर्किट हाउस में, और हमारे साथ जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय जी मौजूद हैं। सरयू राय जी राजनीति के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने विधायक तो छोड़ दीजिए, हमेशा मंत्री और मुख्यमंत्री से ये लड़े हैं, और जब भी ये मंत्री और मुख्यमंत्री से लड़े हैं सभी के दांत खट्टे कर दिए हैं। सरयू राय जी वही शख्स है जो 1994 में चारा घोटाला का उजागर किया, और तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो लालू यादव थे उनको इस्तीफा देना पड़ा, और बहुत दिनों तक वो जेल भी खटे हैं। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी बहुत धन्यवाद। सर, आप झारखंड के राजनीति में काफी लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं। मेरा सवाल आपका झारखंड को लेकर ही है। झारखंडियत कौन है आज के डेट में? आखिर झारखंड किसका है? देखिए, सब चीज़ें तो संविधान और नियम कानून के प्रावधान हैं, उनके आधार पर इनका निर्धारण होगा। हमारे मन में, आपके मन में, उनके मन में झारखंड का निवासी होने की परिभाषा कोई भी हो, वो परिभाषा तो मान्य नहीं होगी। मान्य वही होगा जो संविधान के प्रावधान के अनुसार सही होगा। हमारा भारत का संविधान कहता है कि आप देश के किसी कोने में जाकर रह सकते हैं, बस सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। कई राज्यों ने अपने यहाँ कुछ सीमाएं लगाई हैं, तो यहाँ की सरकार भी कुछ सीमा लगा सकती है, मगर आप किसी को झारखंडी ये नहीं है, ये आप इसका निर्धारण नहीं कर सकते। इसका निर्धारण संविधान के प्रावधान करेंगे। झारखंड बने 25 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी देखा जाए झारखंड में अति पिछड़ा राज्य के में आता है। तो ये इसका मूल कारण क्या है आपकी नजर में? नहीं पता नहीं लोग कैसे कहते हैं कि झारखंड अति पिछड़ा राज्य है। झारखंड के बारे में कहा जाता है कि इसके अमीरी के बीच में यहाँ गरीबी रहती है। कोख में अमीरी है और गोद में गरीबी है, ये बताया जाता है। झारखंड में जो संसाधन है, इन संसाधनों का वितरण समन्वित तरीके से राज्य के उन लोगों तक नहीं हो रहा है जिनको हम मानते हैं कि पिछड़े हुए हैं। अब राज्य का बड़ा वर्ग है जो अनुसूचित वर्ग का है, वहाँ से हमेशा ही ये बात होती है जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं कि हमारी जो संस्कृति है उसे हम अक्षुण्ण रखना चाहते हैं। तो विकास जो भी हो रहा है उसका लाभ वहाँ तक कैसे पहुँचे, इसके बारे में सुचिंतित नीति नहीं बनेगी तो उसके ऊपर ही ऊपर सारे लाभ उनके द्वारा हड़प लिया जाएगा जिस पर उनका हक नहीं है।
एक तरफ आपका कहना है कि लोग कैसे कहते हैं कि झारखंड दूसरा सबसे बड़ा गरीब राज्य है, लेकिन झारखंड सरकार के एक मंत्री बार-बार कई मीडिया में ये कहते हुए नजर आए कि झारखंड बहुत गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है, इसके बावजूद भी अगर हम इतना कुछ कर रहे हैं तो बहुत बड़ा उपलब्धि है। ये आपने भी कहीं न कहीं देखा होगा। नहीं देखिए, पिछड़ा राज्य हम क्या मानेंगे, हमारे पास जो संसाधन है उन संसाधनों का उपयोग हम किस रूप में करेंगे। आपके पास एक मुर्गी है तो मुर्गी को काट के खा जाइएगा कि मुर्गी का अंडा रोज निकलेगा उसको बेच के अपनी आर्थिक स्थिति सुधारिएगा। झारखंड में मुर्गी को ही खा जाने वाली बात हो रही है। यहाँ जो संसाधन है आज देख लीजिए, उन संसाधनों का इस्तेमाल बाहर में होता है, यहाँ पैदा होता है, यहाँ उसके आधार पर उत्पादन करने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो किलो के हिसाब से हम उसको बेच देते हैं। बाहर जाता है, कोयला है, लौह अयस्क है, यूरेनियम है, जो भी चीज़ें सब बाहर जाता है, तो उसका लाभ जहाँ उसके आधार पर इंडस्ट्री लगी है वहाँ मिलता है। अब जीएसटी का नया फार्मूला आया तो उसमें भी वह भी उपभोक्ता आधारित है, तो जहाँ उत्पादन होता है उनको ज़्यादा लाभ मिलता है, आप उपभोक्ता हैं तो आप टैक्स देते हैं उस पर। तो इसलिए यहाँ एक आम सहमति तो लोगों में बने, खासकर राजनीतिक दलों में, कि हम कैसे यहाँ के संसाधनों से यहाँ का विकास करेंगे। क्या झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों में सुरक्षित है, या कोई नया चेहरा जो आने वाले समय में झारखंड को एक नई दिशा की ओर लेकर जा सकता है? अभी तो हेमंत सोरेन को अपार बहुमत प्राप्त है, 80 में 56 विधायक उनके साथ हैं, तो मैं तो यही कहता हूँ कि ये नई सरकार बनी है। जो कोई सरकार बनती तो 6 महीना 8 महीना साल भर का समय देना चाहिए, वह क्या कर रही है। पहले भी हेमंत जी मुख्यमंत्री थे, इतना बहुमत उनको नहीं था, और ईडी, सीबीआई, भ्रष्टाचार के आरोप, इन सब में भी वो फंसे रहते थे। इसलिए कई निर्णय उन्होंने लिए जो इनसे प्रभावित थे, चाहे 1932 का खतियान हो, चाहे उसके आधार पर स्थानीयता की बात हो। अब इससे वो उबर चुके हैं, उनको अपार बहुमत है, ऐसी कोई चुनौती नहीं है, तो मेरे हिसाब से उनको 6 महीना साल भर का समय, 8 महीने का समय देना चाहिए। मूलभूत नीतिगत कोई गलती करते हैं तो उसका विरोध होना चाहिए, मगर सरकार के रोज रोज के फंक्शनिंग में हम कमी देखें, उसकी आलोचना करें, आवश्यक नहीं है। 6 महीना करें हो, मैंने तो यही तय किया है कि 6 महीना तक हम उनको देखेंगे व्यक्तिगत स्तर पर। 6 महीना के बाद हम लोगों को जगह दिखाई पड़ेगी, हम आलोचना करेंगे, उनको सुझाव देंगे। तो हेमंत सोरेन ने तो अपने आप को साबित किया है, और जनता ने माना है कि इनके हाथ में झारखंड सुरक्षित है, तभी अपार बहुमत इनको दिया है। जैसे कि अगर आपसे सरल भाषा में समझा जाए तो हेमंत सोरेन ने क्या साबित किया है, किस तरह से साबित किया है? भाई, हेमंत सोरेन की सरकार 5 वर्ष तक चली है। 5 वर्ष के बाद जो चुनाव हुआ है उसमें पहले से बहुत अधिक बहुमत लेके आए हैं। तो 5 साल में कौन कौन सी उपलब्धि उनकी जो अगर गिनाया जाए, आप गिना सके हैं? 5 साल तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ईडी सीबीआई ने उन पर, उनके मंत्रियों पर लगातार दबिश बनाए रखा था। तो 5 साल का समय और 5 साल के उनके जो निर्णय हैं वो इनसे प्रभावित रहे हैं। कई निर्णय हुए जो प्रभावित रहे हैं। अब वो नहीं है स्थिति उनकी, अपार बहुमत है, जनता में फाइट भी है। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार जो 5 साल रहेगा उनका, वो पीछे के 5 साल से अलग होगा, और वे जो निर्णय करेंगे, नीति बनाएंगे, उसको लागू करेंगे। दूसरा, सबसे इस सरकार का माइनस पॉइंट यही रहा है कि ये कांग्रेस के समर्थन पर रही है। कांग्रेस के मंत्रियों पर हेमंत जी का कोई नियंत्रण नहीं रहा है, और कांग्रेस के मंत्रियों पर ही भ्रष्टाचार के ज़्यादा आरोप लगे हैं। सबसे सीनियर कांग्रेस के मंत्री थे, उनके घर से तो कई करोड़ रुपए पकड़े गए, आज भी जेल में हैं। दूसरे स्वास्थ्य मंत्री थे, रोज भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, गलतियां उनके सामने आती थी, पर नियंत्रण नहीं कर सके। इस पर मुझे लगता है कि वे अपने सभी मंत्रियों को नियंत्रित करेंगे। इस पर तो 36 विधायक खुद उनके दल के हैं, और सरकार बनाने के लिए 41 विधायक चाहिए, उसमें 4 तो आरजेडी के ही पास के हैं।
वो चाहें तो कांग्रेस के बिना भी सरकार चला सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो 5 साल होगा उनका, ये 5 साल में उनका अलग व्यक्तित्व दिखाई पड़ेगा, ये मेरी उम्मीद है। अब 6 महीने 7 महीने में समय में पता चल जाएगा क्या करना चाहते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री जैसे कि आप कह रहे हैं कि उनको समय नहीं मिल पाया, हमेशा ईडी से भी आई या अलग अलग एजेंसियां। ये नहीं, उनका मैं बचाव नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा कि 5 साल में जो भी निर्णय उन्होंने लिया, विधानसभा का स्पेशल सेशन 2 बार बुलाया। एक बार बुलाया कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता होगी। दूसरी बार बुलाया उन्होंने कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको 28% का आरक्षण मिलना चाहिए, या कई जिलों में नहीं मिल रहा है। ये दोनों ही जो उनके निर्णय थे, ये दोनों संविधान के हिसाब से सही नहीं थे। 1932 के खतियान को जब तक संविधान अनुमति नहीं देगा आप लागू नहीं कर सकते हैं। इन्होंने ये झारखंड के लिए कितना जरूरी है ये भी बताइएगा आप। नहीं, जरूरी स्थानीयता परिभाषित करने का है। आप वही लागू कर सकते हैं जो संविधान आपको जिसकी अनुमति देता है। ये 1932 का खतियान विधानसभा से प्रस्ताव पास करा के राज्यपाल से भेज दिया कि आप इसको केंद्र को भेजिए, केंद्र लागू करे और इसको 8वीं अनुसूची में डाले। तो उस अनुसूची में डालने का मतलब है कि उस पर न्यायालय नहीं विचार कर सकता है। मगर 1974 में सुप्रीम कोर्ट के ही 9 जजों का निर्णय है कि ऐसे मामलों को भी जो 9वीं अनुसूची में डाले जाएंगे उन मामलों की भी समीक्षा न्यायालय कर सकता है। तो न्यायालय जब समीक्षा करेगा तो संविधान के अनुरूप जो होगा वही होगा। मगर लोगों में ये संदेश देने का प्रयास किया, वो सफल हुए कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ के स्थानीय लोगों के हित में नहीं है, बद्री से खतियान के हित में नहीं है, इसलिए उसको उनका लाभ हुआ, भाजपा को उसका नुकसान हुआ। ये उनकी रणनीति थी। इस बार ये बोझ उनके दिमाग पर नहीं है, पर्याप्त बहुमत है और बहुमत की सरकार को वो चलाएं। इसलिए पिछले वर्ष से अलग उनका व्यक्तित्व एक मुख्यमंत्री के नाते निखरेगा, ये मेरा निजी भरोसा है। 6 महीने में बातें सामने आ जाएंगी। 5 साल एक बहुत बड़ा समय होता है किसी मुख्यमंत्री को अपने राज्य को सुधारने के लिए। यहाँ तक देखा जाए कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत न शिक्षा व्यवस्था सुधार पाए, न स्वास्थ्य की व्यवस्था को सुधार पाए। और क्राइम तो हर दिन कहीं ना कहीं गोली चल रहा है, बम चल रहा है। आज भी धनबाद में गोली चला है, शायद वो पता ना वो बच पाएंगे कि नहीं। क्या कहेंगे आप, क्यों नहीं इन सब बातों पर वो सुधार मतलब कंट्रोल कर पाए हैं? नहीं, 5 साल में नियंत्रित नहीं कर पाए वो इन सारी चीज़ों को। तो आने वाले 5 साल में कर पाएंगे वो? फिर भी आने वाले 25 साल में भी ये हो जाए तो इसको उपलब्धि मानिए। आप पिछले 5 साल को ही क्यों देख रहे हैं? पिछले 20 साल में क्यों नहीं हुआ ये? ऐसा नहीं कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने तो एकाएक शिक्षा में, स्वास्थ्य में गिरावट आ गई। पहले से भी है, पहले से भी थी। तो जो सवाल हम हेमंत सोरेन से पूछेंगे वो सवाल तो 2000 के बाद से या 2000 के पहले से भी जो सरकार चला रहे थे उन पर भी आएगा। ये नहीं कर सके, उनको करना चाहिए। शिक्षा स्वास्थ्य में कम से कम करना चाहिए। इसके लिए उनको सिस्टम मजबूत बनाना पड़ेगा। आज बहुत दिनों से हो गया है कि हमारा जो सिस्टम काम कर रहा है आउटसोर्सिंग पर काम कर रहा है। ठेका में ही बहाली इंजीनियर तक लोगों की हो रही है। अपने पद खाली हैं, आप बहाल नहीं कर रहे हैं उन पर। तो सिस्टम बनाएंगे, सिस्टम काम करेगा तो सुधार अपेक्षित होगा। इस बार वो अपने मंत्रियों पर नकेल कसेंगे, हमको उम्मीद है उनसे काम कराएंगे तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। और 5 साल समय कोई बहुत बड़ा समय नहीं है कि हम राज्य को एक अलग दिशा दे सकें। कोई एक दिशा में सकारात्मक पहल तो कर सकते थे, कोई एक दिशा में। भाई हाँ, आपको लगता है कि नहीं किया उन्होंने, इस राज्य की जनता को लगता है कि उन्होंने किया और उनको बहुमत मिला। तो हमारे आपके मन में जो कुंठा है, नहीं, अगर आपसे समझना चाहें कोई एक सकारात्मक पहल। नहीं, अंत में तो 5 साल में चुनाव होता है तो जनता ही ने फैसला करती है कि इनकी उपलब्धियां कैसी रही। जनता ने उन पर मुहर लगा दिया। अब हम लोग आलोचना करना, विवेचना करना इसी तक सीमित रहेंगे तो हम लोग सही स्थिति का आकलन नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ जब पूरा बहुमत मिल गया तो हेमंत सोरेन की आलोचना उस रूप में हम नहीं कर सकते हैं जैसा हम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ, मैं उनसे प्रयास भी करूँगा, पहले भी प्रयास किया है।
एक समन्वय की सरकार चलनी चाहिए। यहाँ रहने वाले सभी को झारखंड वासी मानना चाहिए और संविधान यही कहता है, तो संविधान के अनुसार हम काम नहीं करेंगे तो अलग अलग समस्याएं खड़ा होंगी। अब हम उसका शिकार होकर शहीद की भूमिका में जनता के पास जाएंगे तो एक बार दो बार हमको बहुमत मिल जाएगा। जनता भी तो बाद में समझेगी कि आदमी क्या कर रहा है। तो पिछले 5 साल में जो किया उसी बात को लेकर फिर जनता के सामने जाएंगे तो कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग, चूँकि हम लोग तो घोषित है कि हम लोग, जो परिभाषा है भीतरी बाहर की, हम लोग बाहरी हैं उसमें। मगर जो बाहर के कहे जाने वाले लोग यहाँ हैं, 100 साल से हैं, यहाँ रच गए हैं, बस गए हैं, जहाँ वो हैं वहाँ भी अब उनकी कोई जड़ वहाँ नहीं बची है। और संविधान कहता है कि आप देश के किसी हिस्से में रह सकते हैं, कहीं रोजगार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। तो संविधान की इस भावना को समझना चाहिए। इसके अनुरूप उनको अगले 5 साल में या 4 साल जो बचा हुआ है उसमें वो काम करना चाहिए। मेरा सुझाव होगा, मेरी सलाह होगी उनके लिए। आपके विरोधी एक जगह कहते हुए नजर आए कि जरूर नहीं चाहते हैं झारखंड में विकास हो, इसलिए क्योंकि वो जनता दल यूनाइटेड से विधायक हैं और नीतीश कुमार उनके साथी हैं और नीतीश कुमार के गठबंधन की सरकार केंद्र में है। तो 1,36,000 जो खनिज संपदा की रॉयल्टी है वो क्यों नहीं दिला दे रहे हैं झारखंड सरकार को, जिसमें काफी जो निम्न स्तर के लोग हैं उनको लाभ मिले। अब 1,36,000 करोड़ का जो आंकड़ा दिया जा रहा है, सब लोग तो कह रहे हैं, आप उसको परिभाषित कर दीजिए। भारत सरकार ने भी कहा है, अभी वित्त मंत्री जो राज्य के हैं उनकी बैठक हुई है केंद्र के वित्त मंत्री के साथ, खान मंत्री के साथ, जिस मद में बकाया है आप बकाया की राशि दीजिएगा, उसको साबित भी करना पड़ेगा कि हम जोर दे रहे हैं वो जेन्युइन है। 1,36,000, 2,36,000 करोड़ भी हो सकता है और केवल 36,000 करोड़ भी हो सकता है। तो दोनों के विशेषज्ञ बैठेंगे, वो चर्चा करेंगे, तभी इसका फैसला होगा। नहीं तो ये भी एक चुनावी नारा ही ऐसा होगा कि 1,36,000 नहीं दे रहे हैं हमको। कोई थोड़ी ही रिजर्व बैंक आपको कहेगा लीजिए 1,36,000 करोड़ ले जाइए और खर्च करिए। किस्मत में बकाया है, उस बकाया को आप खर्च करने की आपकी योजना क्या है, ये सब तय होंगी तब मिलता है। ऐसा नहीं कि केंद्र की सरकार आप गए और केंद्र की सरकार ने आपके पॉकेट में डाल दिया 1,36,000 करोड़ रुपया। तो ये 1,36,000 करोड़ रुपया का बाइफर्केशन करिए, किस मद में बकाया है। अंत में कोई डिस्प्यूट होगा तो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट का इस पर गाइडलाइन आया हुआ था कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार जो बकाया राशि है, ये 1 महीना का पहले बहुत बड़े अखबार में ये प्रकाशित हुआ था। ये अलग मामले में था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय था 1991 का, जो रॉयल्टी है उस पर सेस नहीं लगेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया कि रॉयल्टी पर सरकार सेस लगा सकती है और 2005 से लागू होगा। तो 2005 से जितना केंद्र सरकार ने रॉयल्टी वसूला है उस पर राज्य सरकार जो सेस लगाएगी वो सेस की राशि राज्य सरकार को मिलेगी। इसमें बहुत खुश होने की बात नहीं है। सेस रॉयल्टी पर लगता है। केंद्र सरकार अगर रॉयल्टी ही कम कर देगी तो सेस कम हो जाएगा, राज्य सरकार को जितना मिलना उतना नहीं मिलेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो बकाया की राशि देने की बात की वो इस संदर्भ में कही है, रॉयल्टी पर सेस का। तो सेस की गणना करके आप देंगे, केंद्र की सरकार आपको देगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो देना ही पड़ेगा। नहीं देगी केंद्र सरकार तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी कि आपका जो निर्णय है इस पर निर्णय में संशोधन होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। मेरी अपना दावा तो पेश करें। जब आप दावा पेश नहीं करिएगा, केवल जवानी जमा खर्च करिएगा, तो उससे जनता के मन में भ्रम उत्पन्न होगा, या जो लोग तथ्य को जड़ तक नहीं जाकर जानते हैं उनके मन में बात आएगी कि इतना बकाया केंद्र नहीं दे रहा है। केंद्र नहीं दे रहा है तो सुप्रीम कोर्ट तो सबका इलाज है, आप जा सकते हैं। केंद्र तो कर रहा है, कोयला मंत्री, वित्त मंत्री केंद्र की कर रही है कि आप आइए हमारे साथ बैठिए और बताइए कि आपका बकाया किस मद पे है, ये बता दें। लास्ट में आखिरी सवाल, आपके परम मित्र राजनीतिक में बाद में बने आपके शत्रु और रघुवर दास एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में वापस आ गए हैं, तो क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में, आने वाले जो भी चुनाव में इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और क्या झारखंड में फिर से सरकार बना पाएगी? पहले तो मैं कहता हूँ कि रघुवर दास जी कभी हमारे मित्र नहीं थे, कभी मित्रता नहीं थी और उनसे झगड़ा में हमारे मुद्दों पर है।
अब वो आए हैं राज्यपाल से, तो उनका क्या उपयोग करना है भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दे सकती है, कुछ भी कर सकती है। उनका उपयोग कैसे करेगी पार्टी के नेताओं के ऊपर है। और हम लोग दूसरे दल के मामले में कोई नुक्ताचीनी करें ये ठीक नहीं लगता, इसलिए कि रोगरदाई से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, तो हम उनके हर काम में खोटी निकालें। ये भारतीय जनता पार्टी का मामला है, पार्टी के नेता उचित समय पर उचित निर्णय लेंगे। एक और सवाल मेरे ध्यान में है, झारखंड में नगर निकाय के चुनाव ना हो पाना किस रूप में देख रहे हैं आप? अब तो हाईकोर्ट ने कहा है 4 महीने में कराना है, और राज्य की सरकार ने भी कहा कि 4 महीने के भीतर कराएंगे। खत्म होने वाला है भाई, इनमें एक ट्रिब्यूट टेस्ट का मामला था पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का, तो अधिकांश नगर पालिकाओं ने कर लिया है इसको, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रिब्यूट टेस्ट नहीं करा पाते हैं तभी वहाँ चुनाव कराइए। तो चुनाव की प्रक्रिया तो मुझे लगता है कि आरंभ होगा, चुनाव की प्रक्रिया आरंभ होगी, तब नगर पालिकाओं को भी अपनी औकात का पता चलेगा। शहरीकरण की रफ्तार बढ़ रही है, देश की 52% जनसंख्या शहर में है, झारखंड में भी 31-32% जनसंख्या शहर में रह रही है, मगर जितनी समस्याएं शहरों की हैं, नगर पालिकाओं की हैं, उसके लिए जो नियम कानून नगर पालिका अधिनियम बनाया है राज्य की सरकार ने, एक बार उसकी समीक्षा होनी चाहिए, उसके अनुसार काम होना चाहिए। नहीं तो पता चला कि चुनाव होने के बाद और कठिनाइयाँ लोगों की बढ़ गई हैं। यहाँ की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की बात 2016 में अधिनियम बना है, उसमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है। तो मैंने तो अपनी विधानसभा कमेटी की ओर से सरकार से मांगा है शहरीकरण के बारे में, नगर पालिका अधिनियम के बारे में आप बताइए, नियमावली क्यों नहीं बनी है, बनी है तो क्या बना है। कल हमारी मीटिंग है, देखते हैं कितना। एक और सवाल हमको याद है, 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने माफिया की लगातार जिक्र कर रहे थे। उस समय एक आप ही के विरोधी सोशल मीडिया पे लिखे थे कि आप माफिया की जिक्र कर रहे हैं, आप खुद राजनीति के माफिया हैं, इससे क्या कहेंगे आप? तो अपना अपना विचार है, कोई कुछ भी कह सकता है, उसकी परिभाषा को स्वीकार करना मानना तो आम लोगों के ऊपर निर्भर है। और राजनीति में माफिया है तो हम लोग कौन माफियागिरी कर रहे हैं, उसे कौन लाभ उठा रहे हैं। माफिया शब्द जब आया है उसका मतलब ही होता है कि नियम कानून को ताक पर रखकर अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे जनहित को नुकसान हो रहा है। तो हमारे विरोधी हों, समर्थक हों, सवाल उठाने का हक सभी को है। और हम लोग तो मानते हैं असहमति का अधिकार होना चाहिए। कोई मुझसे असहमत है, उसको इसका अधिकार है। कोई मेरी आलोचना करना चाहता है, उसको आलोचना करने का अधिकार है। तो ये थे जमशेदपुर पश्चिमी से जनता दल यूनाइटेड के विधायक सरयू राय जी, जिन्होंने झारखंड की तमाम विषयों पर चर्चा की है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।